ये आपके फिलहाल लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, फर्स्ट बुक का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखकर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर से आपके तो फर्स्ट डिसाइड होता है कि व्हाट इज वेव। दिस इज द वेव। वेव दिस इज द जो भी पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस, वेव का मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल, किसी पार्टिकल में जो वाइब्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड वेव। वेव देयर आर थ्री टाइप्स। मैकेनिकल वेव, दीज आर द मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में क्या आ जाएगा आपका, साउंड वेव आ जाएगा। सेकंड ओशनिक वेव, दीज आर आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेव, वाटर के कारण जो वेव जनरेट्स होते हैं। थर्ड वेव ऑन स्ट्रिंग, दिस इज द वेव ऑन, दिस इज आल्सो मैकेनिकल वेव। जो भी हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हो, गिटार हो, ये सब में जो वाइब्रेशंस होते हैं दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यस सर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में क्या आ गया आपका, लाइट वेव आ गया। यूवी रेज आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। एक्स-रे, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। एंड थर्ड वन इज द मैटर वेव। मैटर वेव में क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन। मैटर वेव में क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये जो मैकेनिकल वेव है ये आप 11th में पढ़ के आए हो। साउंड वेव करके चैप्टर था, 11th में पढ़ के आए हो। यहाँ बेसिकली अपने को सेकंड वाला पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करना है। तो करते हैं बेसिकली डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस लॉ, दोनों पढ़ा हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके फोर्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद करंट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था एम्पियर लॉ एंड फ्राइडे लॉ। एक इसको एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। ये दोनों के कंबाइंड फॉर्म को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इससे जो वेव जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दीज आर लॉ वेरीफाइड इन मेनी एक्सपेरिमेंट्स हैं। जैसे मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड, सबसे पहले थ्योरी किसने दिया, मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रो ईएम वेव मतलब शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर में यूज करूंगा मैं, ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, to which accelerated charge set up a magnetic field in its neighborhood। मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। तो एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब चार्ज क्या है, मोशन में हो। तो एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके आसपास। तो मैक्सवेल आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो 11th में। तो मैक्सवेल का प्रिडिक्शन देखते हैं। मैक्सवेल थ्योरम अभी मैंने बताया। मैक्सवेल का प्रिडिक्शंस बेसिकली क्या था। फर्स्ट प्रिडिक्शन था कि एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव, मैंने मैक्सवेल साहब ने प्रिडिक्ट किया कि भाई ईएम वेव एग्जिस्ट करता है। एंड दिस इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेशन इन स्पेस। और मैक्सवेल ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है टाइम के साथ वेरी करता है। एंड स्पीड ऑफ द वेव टर्न आउट टू बी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब वेव की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड के क्लोज हो। एंड रिमार्केबल कंक्लूजन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ओवरऑल कंक्लूड क्या निकला, लाइट जो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। उसके बाद आया मैक्सवेल के बाद हर्ट्ज ने आया। हर्ट्ज ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव। मतलब हर्ट्ज साहब ने ईएम वेव को प्रैक्टिकली वेरीफाई किया। एंड इट्स टेक्नोलॉजी यूज बाय मार्कोनी लेड टू कम्युनिकेशंस। और इसी हर्ट्ज की टेक्नोलॉजी को मार्कोनी ने यूज किया कम्युनिकेशंस के लिए। अब देखो डिस्कवरी ऑफ ईएम वेव का डिस्कवरी कब हुआ, कैसे हुआ। तो ईएम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि हाउ डज द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बॉन्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसे फॉर्म होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है दोनों के कारण होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कारण होता है। और प्रीवियस चैप्टर में अगर मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो, किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट्स होगा। अ टाइम वेरी मैग्नेटिक विल राइज इन इलेक्ट्रिक। अभी मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल नेचर का है
तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। A magnetic field produce an electric field, and Maxwell proposed a modification to Ampere law. Maxwell साहब ने एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस है मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। एंड दिस गिव ए न्यू वे टू क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने एक नया तरीका बताया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का। एंड आल्सो गिव द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ सिमेट्री, और एक इक्वेशंस जनरेट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑफ सिमेट्री। अब लेट अस सी द सिमेट्री ऑफ ई एंड बी। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या सिमेट्री है वो देखते हैं, सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स 5V, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसको क्या बोलेंगे फ्राइडे लॉस, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे क्या होगा आपका टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इसको क्या बोलेंगे एम्पियर लॉ, एंड दिस इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक। और इससे फिर कहाँ चलेगा टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वाइस वर्सा, मतलब करस्पॉन्डिंग चलते रहता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ तो एक और फ्राइडे लॉ से उस किस में चेंज हुआ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, फिर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से किस में चेंज हुआ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, और एम्पियर लॉ से क्या किया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ, फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किस में चेंज हुआ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होते हैं। कंटिन्यूअसली दोनों सर चलते ही रहता है। ये बताएं क्या होगा इसका आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना बी एंड सी। Both B and C, sound wave and light wave is the example of electromagnetic wave। क्या बताए क्या होगा आंसर? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट एंड एम्पियर लॉस। अगर याद हो तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था। अब है कि एम्पियर लॉ क्या होता है, व्हाट इज एम्पियर लॉ? तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इन एनी क्लोज्ड पाथ की बात कर रहे हैं तो इस पे सर्कल बनाना दिस, और सर्किट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, दिस इज द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर, कंडेंसर के प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा? तो व्हेन अ टाइम वेरिंग करंट इज अप्लाइड टू ए कंडेंसर, जैसे ही कंडेंसर पे आप करंट अप्लाई करो, कैसा करंट अप्लाई करो? टाइम वेरिंग करंट, मतलब टाइम के साथ करंट चेंज होना चाहिए, तो देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। So there must be a magnetic field created between the plates of the condenser के प्लेट के बीच में magnetic field क्रिएट होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर लॉ अप्लीकेबल फॉर दिस कंडेंसर के लिए, क्या एम्पियर लॉ अप्लीकेबल है? नो, इस कंडेंसर के लिए एम्पियर लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। बट मैक्सवेल ऑब्जर्व दैट द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कंडेंसर एज इन केस ऑफ द कंडक्टर। बट मैक्सवेल साहब ने भी ऑब्जर्व किया कि जो अपना जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ होता है कैन नॉट बी अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडेंसर के बीच में एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी अप्लाई नहीं होगा। अब जैसे प्लेट्स है, दिस द पाथ ऑफ द एम्पियर्स लॉ, ए डायग्राम पाथ है, इस पाथ में दिस इज, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एंड दिस इज द आईसी कंडेंसर करंट्स, दिस इज द प्लेन सरफेस, और ये करंट इधर से इन किया, इधर से आउट करेगा। एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है। अब क्या किया कि मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट एम्पियर लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी करंट व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विथ टाइम। स्टेडी करंट का मतलब वही होता है करंट वेरी नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्टेडी करंट। या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए। देन एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? तो भाई एम्पियर लॉ जब स्टडी के लिए नहीं तो एम्पियर लॉ बेसिकली एप्लीकेबल किस कंडीशंस के लिए? तो एम्पियर लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा? टू रिमूव दिस इनकंसिस्टेंसी ही सजेस्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो
For remove this can suggest existence of an additional current अपन करेंगे that is called displacement current. अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय बैटरी, और उसको आप बैटरी से चार्ज कर दो. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करो. अब जैसे चार्ज करेंगे तो करंट कैरिड बाय द कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट. तो चार्ज के कारण, चार्ज के फ्लो के कारण करंट क्या, कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर में करंट फ्लो होगा. तो जिस चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट. एंड करंट ड्यू टू चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट ड्यू टू चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो करंट होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं उसको. अब देखते हैं सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भाई कहाँ से जनरेट होता है, उसका सोर्स क्या है. तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, बेसिकली कंडक्शन. पहला सोर्स है आपका कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज. क्या है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज के कारण कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट. और सेकंड है टाइम रेट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दोनों सोर्स है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली जनरेट होगा. अब लगाते हैं एम्पियर्स लॉ फॉर लूप L1 एंड L2 में लगाते हैं एम्पियर्स लॉ. दिस इज द, ये फर्स्ट वाला L1 हो गया, सेकंड वाला L2 हो गया. तो दिस इज, ये हो गया आपका इनक्लोज्ड पाथ L1 B1 DL1 म्यू नॉट I, और सेकंड के लिए ये हो जाएगा आपका, सेकंड के लिए दिस, सेकंड चार्ज के लिए. ठीक है. सिंस नो करंट फ्लो थ्रू द रीजन बिटवीन द, क्योंकि प्लेट के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन. करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है, बट लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो दोनों प्लेट के बीच क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. हेंस एम्पियर्स लॉ फेल, मतलब एम्पियर लॉ इस केस में फेल है. मतलब क्या होगा, इन सर्कुलर पाथ या क्लोज पाथ L1 B DL इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? अभी डिस्प्लेसमेंट करंट देखा, आप देखते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया, मतलब ID अपॉन A. डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. दिस इज JD से डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ID अपॉन A एरिया, और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो पीछे फॉर्मूला निकाला वो रख देते हैं फाई नॉट डी फाई अपॉन dt. तो ID इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, A एरिया से एरिया कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt. सेकंड है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. इफ AC इज अप्लाइड टू द प्लेट ऑफ कंडेंसर पे, जैसे ही आप AC अप्लाई करोगे तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम फ्रीक्वेंसी. तो कंडेंसर से जैसे ही आपने AC सप्लाई किया तो उसके कारण क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में कि जहाँ करंट प्रोड्यूस होगा वेरिएबल नेचर का, वहाँ सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी आपका जनरेट होगा. ये ओवरऑल टोटल करंट क्या होता है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट. मतलब जो बेसिकली अपन करंट यूज करते हैं वो करंट क्या यूज करते हैं, सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट. तो कंडक्शन करंट तो IC हो गया, और डिस्प्लेसमेंट करंट जो निकालो वो वैल्यू रख दिया. अब बात करते हैं आउटसाइड द कैपेसिटर. कैपेसिटर के बाहर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट शुड बी 0, मतलब करंट जो होगा कंडक्शन करंट के बराबर हो जाएगा. और इनसाइड द कैपेसिटर क्या होगा, कंडक्शन करंट आपका 0 होगा, मतलब करंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब कह रहा है कि इफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैव एरिया A एरिया के कैपेसिटर का प्लेट है, एंड टोटल चार्ज क्या है आपका, Q है. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं जब इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको पढ़ाया था. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटसाइड द प्लेट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी वैनिश, मतलब गायब हो गया. एंड थ्रू द सरफेस S यूजिंग गॉस लॉ. गॉस लॉ से क्या होगा, फाई E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर प्लेट चेंजेस विथ टाइम, मान लिया कि टाइम के साथ कैपेसिटर के चार्ज चेंज हो रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा बेसिकली dq बाय dt। अब ये फॉर्मूला रख देंगे, यहाँ से आपके किसके बराबर आ गया, करंट के बराबर आ गया। तो कंडक्शन करंट C इंटू dv बाई dt, चेंज इन पोटेंशियल, और C तो कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटीज है, और V की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, जो कि अल्टरनेटिंग करंट में अपन ने यूज किया था, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी रख दिया, और साइन ओमेगा टी रख दिया, और V नॉट तो बाहर हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, तो C V नॉट यहाँ से आ गया, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसको अपन ने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो इससे क्या निकल गया, कंडक्शन करंट। अब V नॉट ओमेगा C बेसिकली क्या बता रहा है, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। एक कंसेप्ट अल्टरनेटिंग करंट में यूज ऑलरेडी किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा, मतलब V RMS ओमेगा C गिव्स द, यही आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का इंफॉर्मेशन दे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें, बताओ क्या होगा आंसर। एम्पियर सर्किटल लॉ। सही है, बताएं क्या होगा इसका आंसर। मैग्नेटिक फील्ड। सही है,